बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, लेकिन क्वेश्चन 11 को शुरू करने से पहले मैं अर्ज़ कर लूँ बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस थोड़े उनके आंसर्स लंबे होते हैं, उनको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो मैं इसलिए उन क्वेश्चंस को शार्प टिप वाले मार्कर से लिखा करता हूँ कि एट ए टाइम सारे का सारा सवाल आपको वाइट बोर्ड पर नज़र आए और आप उसको मुकम्मल जब फाइनली मैं सॉल्व कर लिया करूँ तो आपको उसका सलूशन मुकम्मल मेरी ख्वाहिश होती है कि नज़र आना चाहिए। इसलिए मैं शार्प टिप वाले मार्कर से लिख लिया करता हूँ वो सवाल। तो इसके लिए आपसे मैं माजरत खा हूँ, आप थोड़ा सा उसको जूम करके देख लिया करो। मजबूरी ये होती है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि एट ए टाइम आपको सारा सवाल जो है वो नज़र आए और आप एंड पर उसमें जब मैं कंक्लूजन निकाला करता हूँ या उस पर एंड पे रिजल्ट पर डिस्कशन किया करता हूँ तो टोटली सवाल आपको नज़र आ रहा हो, ताकि जो है आपका और अच्छा कंसेप्ट सामने नज़र आ रहा हो, तो और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन 11 को देखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन 9 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको मार्क कर लें। क्वेश्चन 9 से ऑनवर्ड मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 11 क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ टर्म यानी इतवी टर्म, ये वाली टर्म, एंड 2r माइनस वनथ टर्म और इतवी टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, इसकी एक्सपेंशन में इतवी टर्म के कोफिशिएंट क्या हैं, अगर वो इक्वल हैं देन। बच्चों, जब भी ये इफ और देन आ जाए, गौर कीजिएगा, यहां पे एक लफ्ज इफ है, फिर उधर आगे देन जरूर होता है। मैथ में इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। मैथ में इसको क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। और जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं ये उनकी मतलब सब्जेक्ट में ये इफ देन को, कंडीशनल स्टेटमेंट को यूं लिखते हैं, जबकि हम यहां पे जो है मैथ में ये लिखा करेंगे दिस इंप्लाइज। तो कहते हैं कि अगर ये चीज ले ली जाए तो दिस इंप्लाइज, फिर ये आप निकालें, आर की वैल्यू निकालें। आपने ये काम करके ये और ये काम करके ये चीज निकालनी है। इफ देन का ये मतलब है। तो बच्चों, मैंने इस तरह की एक वजाहत इफ देन की, आप मेरा अगर लेक्चर वो वाला सुने जिसमें मैंने 6.2 एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन 1 का पार्ट जब 7 कराया था, तो बुक में वहां पे भी इफ नहीं था, तो मैंने इफ भी लिखवाया था। और इस क्वेश्चन के रिजल्ट ने आज इधर भी यूज होना है। इस क्वेश्चन के रिजल्ट ने आज इधर एक जगह पे यूज होना है। अभी तो जस्ट मैं इस क्वेश्चन का मकसद या मतलब बता रहा हूं कि क्वेश्चन देने वाला बुक में मांग क्या रहा है, कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि इसकी एक्सपेंशन में ये वाली टर्म यानी इतनी टर्म और इतनी टर्म, इतनी ये वाली और ये वाली टर्म निकाल कर उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो और फिर आर की वैल्यू निकालो। ये बेसिकली इस क्वेश्चन में डिमांड है। आए अब हम इसका सलूशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम लेंगे चीज जो a प्लस बी होल पावर n की शक्ल में है, तो इसको हम इससे बेसिकली कंपेयर करके हम a की और b की और n की वैल्यू निकाल रहे हैं। a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, b की वैल्यू a है यहाँ पे, और n ये पावर में जो होता है ये n होता है। अब हमने बच्चों इतनी टर्म निकालनी है, ये वाली टर्म निकालनी है। इतनी टर्म निकालने के लिए यानी TR माइनस 5 निकालने के लिए हम R हमेशा इससे एक लेस नंबर लेते हैं। मैं इसकी बजाय थोड़ी देर के लिए कहता हूं कि आपको कहा जाए 7th टर्म निकालो, तो हम R फिर क्या लेते हैं? R इससे एक लेस लेते हैं, ये 7 माइनस 1, इसलिए कि फार्मूले में जो जनरल टर्म फार्मूला है, फार्मूले में R प्लस 1 है, तो जब भी हम 7वीं टर्म के लिए R6 लेंगे तो फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 7th टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने
आर को इससे एक लेस वैल्यू लेनी। अब आर -5 से एक लेस, इट मीन आर -6। तो आर को हमने ये वैल्यू पुट करनी है, लेकिन ऐसे लिखना गलत है, यानी पुट आर इक्वल टू आर -6। बच्चों मैंने इस तरह की डिस्कशन मेरा आप प्लीज लेक्चर अगर सुने, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 में भी मैंने ये जो मैं बात कर रहा इस तरह की बात मैंने की है। प्लीज अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो उधर सुनेंगे, मैं अब इधर फिर वो कहानी लंबी हो जाएगी, बात मैं वो नहीं छेड़ रहा हूं। क्वेश्चन 6 के पार्ट 1 में भी और फिर क्वेश्चन 8 में भी मैंने इस तरह की बात की है। बेसिकली जब हम आर की वैल्यू निकाल लें और आर की वैल्यू के अंदर फिर इधर आर इन्वॉल्व हो, तो फिर ऐसे लिखना थोड़ा सा वो जो है ना इमेच्योर सी बात होती है, मोतबर बात नहीं होती। तो उस वक्त मैंने कहा था या तो सिंबल्स चेंज कर लें या फिर यूं कर लें, रिप्लेसिंग आर विद यूं, ये जैसे मैंने कहा है। अब हमने इतनी टर्म निकालनी है, तो बच्चों इस फार्मूले में मुझे इस फार्मूले में आर की जगह आर -6 पुट करना है, लेकिन जब आर के अंदर फिर सामने आर आ जाए तो पुट की बजाय रिप्लेस लफ्ज लिख लिया करो। रिप्लेस आर विद आर -6 इन द जनरल टर्म ऑफ फार्मूला। ये बात आपको यूं भी मैं समझा सकता हूं। फर्ज कर लो ये एक फंक्शन है और आपको कहा जा रहा है कि f(3) निकालें, तो आप सिंपल x की जगह 3 पुट कर देते हो। आपको कहा जाता है f(7) निकालो, तो आप सिंपल x की जगह 7 पुट कर देते हैं। लेकिन जब बच्चों आपको कहा जाए कि इस फंक्शन से आप f(x + 1) निकालें, तो फिर आप रिप्लेस का लफ्ज यूज करोगे, रिप्लेस, पुट नहीं। आप मेरे लेक्चर को सुने बच्चों, अगर आप 255 पेज निकालें अपनी बुक का, 255 पेज, और उसमें ये एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। चेक वेदर द फंक्शन आर इवन और ऑड। उसमें हमें y की शक्ल में फंक्शन देता था और y को हम फिर f(x) लिखते थे। मसलन यूं कह लें कि f(x) इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है sin x + x cos x। अब हम इवन या ऑड चेक करने के लिए x की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, -x। तो उधर हम यूं नहीं लिखते पुट x इज इक्वल टू -x, ऐसे लिखना गलत है। उधर भी मैंने कहा था कि हम ऐसी सिचुएशन में रिप्लेस x विद -x, x की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, -x रिप्लेस करते हैं। अभी भी मैंने यहां पे भी यही बात करनी है। तो जब किसी वेरिएबल की जगह वही वेरिएबल पुट कर रहे हो, तो पुट करने की बजाय फिर वहां पे आपने लफ्ज रिप्लेस लिख लेना है, पुट की बजाय रिप्लेस। तो यहां पे ये कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा कि पुट r इक्वल टू r -6, ऐसे नहीं। आप लफ्ज लिख लें रिप्लेस r विद r -6, या फिर सिंबल चेंज कर लें फार्मूले की। ये सिंबल चेंज करने वाली स्टोरी मेरी आप क्वेश्चन 6 के पार्ट 1 में या क्वेश्चन 8 में सुन लेना। तो यहां रिप्लेस वाली मैं बात कर रहा हूं। फॉर tr -5 वी रिप्लेस r विद r -6। r की जगह हम r -6 रिप्लेस कर रहे हैं इन द जनरल टर्म फार्मूला। इस फार्मूले में बाकी चीजें मुझे मालूम है, a भी मालूम है, b भी मालूम है, n भी मालूम है। मुझे r जो है अब क्या रिप्लेस करना है, जहां जहां r है मुझे r की जगह क्या लेना है, लाना है r -6। तो आए इस फार्मूले में जहां जहां r है, r की जगह यहां भी r -6 + 1, n की जगह आपने पुट करना है 34 और नीचे r है, r की जगह आपने ये चीज रिप्लेस करनी है r -6। a हमारे पास 1 है, 34 माइनस r की जगह r -6, और b क्या है, b a है, यानी सारी वैल्यूज पुट की। अब बच्चों जब भी बेस 1 हो ना, तो ऊपर ये जो भी पावर है आप इसको सिंप्लीफाई के चक्करों में ना पढ़ें, आप डायरेक्ट अगले स्टेप में 1 लिख लें। जब भी बेटा बेस 1 है
तो 1 के ऊपर जाहिर है ये r कोई नेचुरल नंबर ही है, ये टोटल पावर नेचुरल नंबर बनेगी, तो 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 होता है। सिंप्लीफाई ना करें, डायरेक्ट 1 लिखें। हाँ, लेकिन जब बेस -1 हो तो ऊपर जो भी पावर होती है फिर मे बी रिजल्ट -1 या +1 होता है। उधर हम फौरन आंखें बंद करके 1 नहीं डाला करेंगे, उधर चेक करेंगे कि ये रिजल्ट जो है वो अल्टीमेटली 1 बन रहा है या -1 बन रहा है। लेकिन जब बेस 1 हो तो फिर डायरेक्ट 1 होता है। फिर इसलिए इसको सॉल्व ना करें, डायरेक्ट 1 लिख लें और a की पावर बनी हमारे पास r-6, a की पावर, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। और ये कौन सा भी टर्म हमने निकाल ली है, जब बच्चों यहाँ पे आप r की जगह r-6 रिप्लेस करेंगे और साथ ये +1 है तो ऑटोमेटिकली आपको इतनी टर्म मिलेगी। बेसिकली हमने इतनी टर्म के लिए क्या करना होता है, r की जगह उससे एक लेस वैल्यू लानी होती है, तो वो हम ला चुके हैं। जैसे ही हम लाएंगे तो आपको वो उतनी टर्म मिल जाएगी। लेकिन इतनी टर्म में इस वक्त r इन्वॉल्व्ड है, यही तो सवाल है कि आपने इसमें r की वैल्यू बतानी। बेसिकली क्वेश्चन भी यही है। इतनी टर्म में r आ रहा है, फिर इतनी टर्म में भी r आएगा, ये जब हम इतनी टर्म निकालेंगे उसमें भी r आएगा, और वो ये कह रहे हैं कि इनके फिर कोफिशिएंट को इक्वेट करके r बताना। बेसिकली इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट है। तो अब आगे जाएं, नेक्स्ट हमने अब इतनी टर्म निकालनी है, इसके लिए भी सेम यही स्टोरी, इतनी टर्म निकालनी है तो इसके लिए r क्या लेंगे, इससे एक लेस, इससे एक लेस का मतलब है -1। इट मीन r की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस r विद 2r-2। रिप्लेस लफ्ज लिखें, पुट r इक्वल टू 2r-2, वो लिखना गलत है। कभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि पुट x इज इक्वल टू 7x, ऐसे कहना जरा मुनासिब नहीं है ना। यानी ये थोड़ी सी मैच्योर टीचर की या मैच्योर स्टूडेंट की ये बात नहीं है कि वो यूं बाले, मैच्योर टीचर या मैच्योर स्टूडेंट का ये नहीं तरीकाकार कि वो ये चीज लिखे। मैथ की लैंग्वेज में ये बात गलत है। क्यों गलत है, ये देखो बेटा, दोनों तरफ x को डिवाइड करें ना जरा, तो 1 इज इक्वल टू 7, ये तो फिर आप 1 की जगह 7 रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहा 1 इज इक्वल टू 7, ये तो फिर आप 1 की जगह 7 पुट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे फिर रिप्लेस की बजाय आप, तो दैट्स वाई यहाँ पे फिर पुट की बजाय रिप्लेस ज्यादा मुनासिब बात है, रिप्लेस करते हैं। जैसे इवन और ऑड में फिर आप कहें x इज इक्वल टू -x पुट करना है, तो ये भी गलत है। फिर इन दैट सिचुएशन आप मेरा वो लेक्चर सुने ना, उधर मैंने रिप्लेस का वर्ड यूज किया। अब इसमें भी बच्चों सेम वही बात, सेम वही लाइंस हम यहां तक पहुंचाएंगे। ये यहां पे a एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैंने इसी तरह से a की जगह x लिखकर आपको समझाने के लिए बताया था कि ये अंदर जो है यहाँ पे a b भी हो सकते हैं एज ए वेरिएबल, p q भी हो सकते हैं, कुछ और लेटर x y भी दे सकते हैं, तो उनको हम वेरिएबल ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ब्रैकेट बना लें या ब्रैकेट ना बनाएं, इससे कोई मसला नहीं, a पे पावर है तो ये a वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट या टोटल कोफिशिएंट। यहां भी ये a वेरिएबल और इसका ये कोफिशिएंट है, यानी इतनी टर्म के हमने निकाल कर इनके अब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, इक्वल यानी इक्वेट करना। उसने खुद बोला हुआ कि कोफिशिएंट्स को क्या करना है, इक्वेट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की कंडीशन स्टेटमेंट को पढ़ो ना, कोफिशिएंट ऑफ इतनी टर्म और इतनी टर्म निकाल लो, इतनी टर्म निकाल के ये वाली और ये वाली टर्म निकाल के फिर इनके कोफिशिएंट्स को क्या करना है, इक्वल करना है। तो मैं इतनी लंबी स्टोरी नहीं लिखता हूं कि जनाब वो फलां टर्म के अब हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करने, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या गिवन क्वेश्चन की जो भी स्टोरी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन या स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, बस ये लिखकर आपने इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया। अब बच्चों यहां से हमें आर निकालना है। जब भी बच्चों दो कॉम्बिनेशंस इक्वल हों तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। यही बात मैं इधर रीजन देने लगा था, ये तो मैंने यहाँ पे सामने लिखी हुई। आप प्लीज एक लम्हे के लिए जरूर ये क्वेश्चन बुक निकालें और इसको देखें,
प्लीज ये देखें, फिर जो मैं अगली बात करने लगा हूं ना वो बहुत अच्छी समझ आने लगी। क्वेश्चन ये है 6.2 के अंदर क्वेश्चन 1 है, पार्ट 7 है, पेज ये, प्लीज निकालें पेज और देखें, मेरे साथ देखना है, बात को सुनना है। इफ एनसीपी इज इक्वल टू एनसीक्यू, दो कॉम्बिनेशन इक्वल हो गए। जब भी दो कॉम्बिनेशंस इक्वल हों तो उसमें एक तो इसके साथ ट्रिवियल केस था, एक तो एक्सेप्ट सिंपल सी बात थी कि वो लिख रहा है P इज इक्वल टू Q, वो तो अंडरस्टूड होता है। जब N ऊपर भी N सेम है और नीचे P और Q भी सेम हो, मतलब ये कह रहा है 7C3 हमेशा 7C3 के बराबर है। ये बात मैंने नहीं लिखी, इसमें यूज दूसरी वाली बात हो रही है। इसके सामने ये जो कंडीशन है ना वो मैं बात कर रहा हूं। इफ NCP इज इक्वल टू NCQ, देन ये कब हो सकता है? जब P प्लस Q किसके इक्वल हो? N के। ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट, थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूं, ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट हैं इनका सम फिर ऊपर वाला नंबर हो तो ये इक्वल होते हैं। यानी इसके कनेक्शन में मैं एक बात यूं समझा देता हूं, 7C3 इज इक्वल टू 7C, यहां पे क्या चीज होनी चाहिए? तो यहां बच्चों 4 होना चाहिए, यानी इधर ऐसा नंबर लेना चाहिए कि इन दोनों का सम जो है वो बन जाए, तो यहां 4 होता है। तो इसको दूसरे लफ्जों में आप रिकॉल करें, मैंने यूं भी लिखवाया था NCR NCN माइनस R, ये कॉम्बिनेशन की सिमेट्री प्रॉपर्टी है, कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। आपकी बुक में सिमेट्री प्रॉपर्टी का वर्ड यूज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी नीचे वाले दोनों नंबर का अल्टीमेटली जब सम लेंगे तो वो सम R आएगा, इसका और इसका सम N आएगा, सॉरी वो सम N आएगा, ऊपर वाला नंबर। तो यहां पे भी यही बात की जा रही है, P प्लस Q का सम क्या आएगा? ऊपर वाला नंबर N। तो आए, अब आपको 100% समझ आने लगी है। जब भी दो कॉम्बिनेशन इक्वल हो तो ये श्योर है बात, ये जरूरी है बात क्या, कि नीचे जो नंबर्स हैं उनका सम चेक कर लो, मैंने इसका और इसका सम लिखा है, उनका सम 34 है। बास टीचर इसी चीज को इस अंदाज में करा रहे हैं तो वो बच्चों को समझने में मुश्किल पेश आ रही है, बच्चों को देखने में और इसको करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन शाहिद बलोच ने आपके लिए ये टोटली बात आसान कर दी है। ये रीजन लगा, वो भी यही रीजन रहे हैं, लेकिन ये वाली रीजन इस अंदाज में लगा रहे हैं, अगर यूं लगाएं तो बच्चे को सवाल आसान हो जाएगा। और मैंने जब बच्चों ये क्वेश्चन कराया था तो इसके साथ ये वाला मेरा लेक्चर सुने ना, इसके साथ मिलते जुलते और भी कुछ क्वेश्चन इस जैसे हैं, उनमें भी मैंने यही मेथड यूज किया था। और मैं बार बार वहां पे बोल रहा था कि डिफरेंस की बजाय नीचे वाले नंबर्स का सम ले लो और उसको ऊपर वाले नंबर के इक्वल कर लो, तो ये बच्चे को फौरन क्लिक हो जाता है। यानी ये भी यही बात है और वो भी यही बात है, लेकिन उस अंदाज में कराई जाए तो बच्चे को बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। और मैं वही अंदाज अपना रहा हूं जो मैंने ये बताया। तो ये देखिए, नीचे वाले नंबर्स का सम, इसका और इसका सम लिया है मैंने, ये सम लिया है, सम, तो ये 34 और इसकी रीजन ये 34, और इसकी रीजन जस्ट ये लिखनी है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन या सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर ये चीज सारी भूल रही है तो ये लिख लो, और अगर इसकी बजाय ये लिख लो तो ज्यादा बेहतर बात है। एन याद करने का क्या तरीका है? NCP NCQ, तो नीचे वाले नंबर का सम ऊपर वाला नंबर होता है। PQ की बजाय आप XY भी लिख सकते हैं, NCX NCY, तो x प्लस वाई दैट इज n, ये रीजन देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। और इसमें भी इफ देन की स्टोरी है, इफ ये चीज हो तो देन ये होता है, ये मैंने उधर भी डिस्कशन की थी। तो r मिल चुका है, ये काम करने से आपको r की वैल्यू मिल चुकी है। इसमें जो है इन दोनों का सम लेकर r निकालना है, तो सॉल्व कर लें और आपको r की वैल्यू मिल चुकी। सर क्या ये मेरा r का जवाब दुरुस्त है, सही है? कैसे बता सकते हैं? जी बच्चों, आप r की ये जो वैल्यू है यहां पे भी पुट करो इस कोफिशिएंट में,
और यही आर की वैल्यू इस कोफिशिएंट में भी पुट करो और देखो कि ये जो कॉम्बिनेशंस के जवाब हैं यानी ये कोफिशिएंट सेम हैं, चेक कर लो सेम आए। क्वेश्चन 12 में कहा जा रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स in the expansion of 1 plus x whole power 2m are in AP, show that 2m square minus 9m plus 7 equal to 0। यानी ऊपर वाली कंडीशन से ये चीज लेकर आनी। हम बच्चों पहले इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेते हैं और हम इसकी फोर्थ टर्म तक जाएंगे। फोर्थ टर्म तक जाकर फिर उसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट्स को लेकर उनको एपी में कंसीडर करेंगे और फिर आगे ये रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालेंगे। इसमें बेसिकली क्वेश्चन में करना ये है। तो आप बाइनोमियल थ्योरम से टर्म्स निकाल लें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप जनरल टर्म फार्मूला लगाकर हर एक के लिए फिर अलग अलग 3 बार ये फार्मूला लगाकर आपको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म इससे निकालेंगे। आर को 1 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, आर को 2 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म, आर को वो लेंथ ही हो जाएगा। मेरे हिसाब से मेरे ख्याल में बाइनोमियल थ्योरम लगा के ना इसके अंदर से ही हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म निकालेंगे। बेसिकली यहाँ पे A1 है ना, तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी ज़्यादा कोई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि 1 की सारी पावर्स वो 1 ही हो जाएंगी। दैट्स वाई मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा कर इसके अंदर से फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट्स निकालूंगा। आए 2mc0, ये अब फार्मूला लगा रहा हूँ मैं इस पे। 2mc0 1 पावर, इन दोनों का डिफरेंस ले लो और x की पावर 0। यहाँ a1 और bx है। 2mc1 और n जो है वो 2m है। 2mc1 1 पावर, हमेशा इनका डिफरेंस ले लो और x की पावर 1, ये नीचे वाला नंबर x की पावर ले लो। इसी तरह से ये आप करते करते 2mc3 तक जाएंगे। अब 1 की कोई भी पावर हो तो बच्चों ये मैंने बताया हुआ कि वो 1 होती है, तो आप इस पूरी टर्म को भी 1 लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस सारी टर्म को, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ओवरऑल ये 1 है। आप इस पूरी टर्म को 1 कह लें, कोई मसला नहीं। 2mc1 1 की कोई भी पावर हो तो 1, तो इसके साथ सिर्फ x आएगा। फिर 2mc2, फिर 2mc2 इसके साथ x स्क्वायर आएगा और फिर आगे प्लस 2mc3 इसके साथ x क्यूब आएगा। अब ये हमारे पास ये फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। हमने फार्मूला भी फर्स्ट 4 टर्म्स तक की निकालना है, आगे हमने नहीं जाना। उसने कहा कि फर्स्ट 4 टर्म्स के अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट, तो हमें फर्स्ट टर्म की अब नहीं ज़रूरत है। ये कोफिशिएंट्स हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के, ये कोफिशिएंट है। ये सेकंड टर्म है, ये पूरी थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, इनके ये कोफिशिएंट्स हैं। तो हमने कहा हेयर कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर दिस वन। इनको अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक इनको एपी में लेना है, तो यही बात आगे कही है मैंने, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन दिस वन आर इन एपी। यहां पे रुके बच्चों। मैंने ये आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस की जब मैं एक्सरसाइज 4.2 करवा रहा था तो उसमें ये लफ्ज मैंने ये बात स्टेटमेंट दी थी कि जब भी बच्चों 3 डिजिट्स हों, 3 नंबर्स हों एपी में, लेट 6, 9 एंड 12, दीज आर इन एपी, तो उस वक्त डिफरेंस एक बार ही काफी है। वो नजर आ जाता है कि डिफरेंस एक बार 3 ले रहे हैं हम, है ही डिफरेंस 3, लेकिन जब लेटर्स आ जाएं तो उसमें हम डिफरेंस 2 बार लेते हैं। और यहां पे भी हम यही काम करेंगे क्योंकि ये लेटर्स अंदर आ गए हैं, ये दीज आर इन एपी, तो हम डिफरेंस 2 बार लेके उस डिफरेंस को इक्वेट कर रहे हैं। जब भी कोई लेटर्स आ जाएं एपी में तो 2 बार डिफरेंस लेकर उन डिफरेंस को क्या करना है, इक्वेट कर लेना है। या यूं बात समझ लें या यूं कह लें कि ये 3 चीजें एपी में हैं, लिहाजा इसका इसके साथ डिफरेंस और इसका इसके साथ डिफरेंस वो सेम होगा। डिफरेंस सेम होने चाहिए क्योंकि ऊपर वाली बात से ये हम नतीजा लिख रहे हैं। जब भी 3 चीजें एपी में होती हैं तो फिर उनका डिफरेंस जरूर इक्वल होता है। तो यहाँ 2 बार डिफरेंस को ले लिया, इधर 1 बार ही काफी होता है। तो इन डिफरेंस को इक्वल कर लिया, हम m निकालने के लिए ये काम करें। अब ये इक्वेशन है,
यहाँ पे बच्चों देखें तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें m की वैल्यू निकालनी है और ये सारी इसमें कॉम्बिनेशन है। दर हकीकत इसमें मुझे अब ये फार्मूला लगाना है n माइनस आर फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी ये बात बोली थी, अब मैं फिर बता रहा हूं, जब भी यहाँ n और r की जगह दोनों नंबर्स हों तो हम इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से ज्यादा आसान है, फौरन हो जाता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक नंबर वेरिएबल हो, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर वेरिएबल, यानी ऊपर वेरिएबल हो और नीचे बेशक नंबर हो, या ऊपर नंबर और नीचे वेरिएबल हो, या दोनों वेरिएबल हो, तो हम फिर ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहां मैंने लगाना तो यही फार्मूला जो अभी मैंने मिटाया है, लेकिन मैं 4 टर्म्स पर लगाने जा रहा हूं, मुझे बड़ा मसला पेश आएगा। मैं यहां पे एक टेक्निकल ट्रिक लगा रहा हूं। टेक्निकल ट्रिक ये है कि इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, और ऊपर भी 2m है, ऊपर भी 2m है। अगर इधर भी प्लस होता, इधर भी प्लस होता तो ये कट जाते, लेकिन अब कटने नहीं है, इनको मैं इधर लाकर इसके साथ जोड़कर इसका ये सेम थिंग अपने आप में ऐड हो रही है, तो ये अपने आप का 2 गुना हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। जैसे p प्लस p ये क्या हो जाता है 2p। सिमिलरली ये और ये अपने आप का 2 टाइम हो गई है, साथ ये ऐसे ही, और ये 2m प्लस 3 है। अगर यहाँ पे बच्चों प्लस बीच में होता ना तो फिर मैं पास्कल आइडेंटिटी से भी इसको कर सकता था छठे चैप्टर में, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है, दैट्स वाई पास्कल आइडेंटिटी नहीं लग सकती। तो ये ट्रिक लगा लो जो अभी मैंने लगाई है, तो ये ट्रिक लगा लो जो अभी मैंने लगाई है। तो ये इससे फायदा ये होगा कि अब 3 चीजों पे ये कॉम्बिनेशन का जो अभी मैंने मिटाया ये फार्मूला लगाना है। अब वही फार्मूला लग रहा है जो इधर आपने रीजन साइड पर दे लेनी है इस फार्मूले की, यहाँ पे ये लग रहा है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला लगा लें 2m फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2m माइनस 2 फैक्टोरियल। इस पे भी यही लगाया और इस पे भी यही लगाया। यहाँ पे बच्चों ये 2 फैक्टोरियल और 2 ये कट जाएंगे क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। जब भी ऊपर नीचे फैक्टोरियल की रकमें हो तो बड़े फैक्टोरियल को हम, ये बात मैंने कई बार इस तरह की एग्जाम्पल से समझाई है, जब भी ऊपर नीचे 2 फैक्टोरियल हो तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ले जाकर कैंसिल करना है। तो 2m एक एक काम करते जाए, 2m माइनस 1 2m माइनस 2 ये इससे काट दिया। सिमिलरली इसको भी काटने के लिए ये काम किया और इधर भी यही काम किया। ये जगह कम थी तो मैंने ऊपर लिख लिया। जो चीज बची है पहले वो लिख लो, 2m माइनस 1, इधर सिर्फ माइनस 2m बचा और हमारे पास 2m माइनस 1 और 2m माइनस 2, तो वो नीचे मैंने लिख लिया डिवाइडेड बाई 6। आगे सामने जगह खत्म हो गई थी व्हाइट बोर्ड के तो मैंने नीचे लिख लिया। अब मुझे इस इक्वेशन से, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी जुमला बोला था और यहाँ पे फिर रिपीट करूं, मुझे इस इक्वेशन से ये कंडीशन निकालनी है, m की वैल्यू नहीं निकालनी, मैं सॉरी यहाँ पे m की वैल्यू बोल बैठा था। मुझे इस इक्वेशन से ये चीज बनानी है, इस रिजल्ट से ये चीज बनानी है। तो अब मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा। तो बच्चों ये 2m यहाँ पे भी है, 2m यहाँ पे भी है, 2m यहाँ पे भी है, 2m कॉमन लेकर डिवाइड कर दें। यहाँ पे एक थोड़ी देर बाद मैं और भी बात बताऊंगा कॉमन लेने वाली बात। तो पूरी इक्वेशन को 2m पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास रिमेनिंग ये रिजल्ट बचा। ये देखो 2m माइनस 1 यहाँ माइनस 1 और 2m माइनस 1 और 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम रूट्स निकालते तो फिर हम ऐसा ना करते, फिर हम 2m को कॉमन लेकर वो चीज 2m इज इक्वल टू 0 करते। मैं थोड़ी देर बाद इस पे बहस करता हूं जो मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास ये रिजल्ट बना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, -1 -1 वो -2 बना। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये रिजल्ट बना। मजीद बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये चीज बनेगी, डिवाइडिंग विद 2 करें तो ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट बन गया। सवाल तो बच्चों इधर खत्म है, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त बात करने लगा हूं। ये बात आप में से कुछ जहनों को हजम होगी, कुछ को नहीं। सवाल इधर फिनिश है। मैं ये जो अभी मैं बात बोलने लगा हूं, इससे पहले एक मैं और बात बता दूं। ये 2m पर जब हमने डिवाइड किया है तो हम हमेशा इक्वेशन को उस चीज पर डिवाइड कर सकते हैं जो 0 ना हो, 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो जिस चीज पर हम डिवाइड कर रहे हैं पहले देखते हैं कि कहीं वो 0 तो नहीं है। थोड़ी देर के लिए 2m को 0 ले लो,
चेक कर लो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। मैं वैसे बता रहा हूँ 2m को अगर हम 0 लेते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2m यहां 0 नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं 0 लेकर के आपको बताता हूं कि अगर 0 लें तो फिर प्रॉब्लम क्या पेश आएगा। बट m यहां पे डिवाइड करें तो m 0 आएगा, m को हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम m 0 ले लें तो वापस सवाल पर आए तो इसमें तो फिर सिंगल वैल्यू रह जाएगी। किसी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के। वैसे किसी चीज की पावर 0 क्यों 1 के इक्वल होती है? कभी आपने सोचा कि किसी चीज की पावर ये 1 क्यों होती? ये भी मैं चलो बता देता हूं। लेट बेटा 7 पावर 0 है, अब हम इसको 1 प्रूव करते हैं, तो 0 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1। ये जो पावर है ना 0, इसको मैं 1 माइनस 1 में लिख रहा हूं। तो अब बेस है 7, ऊपर वाली पावर को मैं ब्रेक कर रहा हूं, यानी ऐसे लिख रहा हूं। जब बेसिस सेम हो ना तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो इसमें मैं स्प्लिट करूं, यहां से देखें तो यही चीज बन रही है, लेकिन मैंने यूं कर लिया। मैं इसको सॉल्व करके 1 आंसर लाऊंगा, तो यहां से आगे जगह कम है, मैं यूं लिख रहा हूं 7, और ये नेगेटिव पावर को नीचे ले जा रहा हूं। नीचे भी 7 पावर 1 है, ऊपर भी 7 पावर 1 है, ये कट के आंसर 1 आ गया। किसी चीज की पावर 0 इसलिए 1 होती है। ये तो चलो क्वेश्चन से हट कर, ये वो बात नहीं है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एक मैं बड़ी जबरदस्त बात बताने वाला हूं, ये वो नहीं है। तो हम यहां पे फिर 2m को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो फिर सवाल ही उधर मुक जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू। तो 2m कैन नॉट बी 0। ये आप जब आपने इस पे डिवाइड किया तो साइड पे लिख ले सकते हैं कि सिंस 2m इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज आप लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं। सर वो बात क्या है जो आप अभी कहने लगे थे? बेटा वो ये बात है, अब सुन लो, बड़ी जबरदस्त बात। मुमकिन है कुछ जहनों को हजम ना हो। हम ये रिजल्ट तो ले आए हैं, इस रिक्वायर्ड कंडीशन को अप्लाई करते हुए, ये जो कंडीशन थी ना गिवन, इस गिवन कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम ये रिजल्ट तो ले आए हैं, लेकिन इस रिजल्ट में एक टेक्निकल मसला है। क्या? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो, कैलकुलेटर से रूट्स निकालो। मैंने ये अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ कैलकुलेटर से रूट। तो इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, उन रूट्स में एक रूट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आप कैलकुलेटर से रूट्स निकालेंगे, ए को आप इक्वेशन बनाए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरीका निकालना बताया हुआ है। तो 2 प्रेस करें, ए को वैल्यू -9, बी को लॉगन करें और सी को वैल्यू 7 लॉगन करें, तो ये एक रूट बन रहा है 7/2। कैलकुलेटर x1 में रूट्स दे रहा है क्योंकि उसमें इक्वेशन x में फीड हुई है, तो हम m में लिख लेते हैं क्योंकि एक्चुअल n 2 रूट्स आए हैं, एक 7/2 और एक 1। तो 1 भी आप नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि अगर आप m को 1 लेंगे तो इसमें फिर m को 1 पुट करें तो आपको 3 टर्म्स आएंगी, a² + b² + 2ab। तो m को 1 भी नहीं ले सकते, इसमें रूट्स नहीं निकालने, सिर्फ मैं इससे अगली बात बता रहा हूं ना। m को हम 0 ले सकते हैं क्योंकि टर्म एक बन जाएगी ना, 0 लेने से भी सिंगल वैल्यू आएगी, बट टर्म्स हमने 4, तो m 7/2 ले सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा आप सर कहते आए हैं कि ये तो m या n जो है वो हम ये नहीं ले सकते 7/2, तो साथ 2m भी है ना, तो ये उससे कट जाएगा ना। बेसिकली इसमें हर एक में 2m देखे ना तो वो 2 से कट जाएगा, तो इसमें जब 2m पुट करेंगे ना, ये 2m है और m 7/2 है, तो वो 2 से कट जाएगा। दैट्स वाई ये 2m फॉर्म में आ रहे हैं कम्बिनेशन। तो इसमें जब 7/2 पुट करेंगे तो टोटल पावर 7 बन जाएगी। इस पावर के अंदर आप चेक कर लो, इस पावर को आप एक्सपेंड करें और इसके अंदर से जो आपके कोफिशिएंट्स निकलेंगे, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट जो निकलेगा, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट जो निकलेगा और फोर्थ टर्म का, इस पावर को एक्सपेंड करके इसकी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को के कोफिशिएंट्स जो होंगे
वो चेक कर लें, वो जरूर एपी में बन रहे होंगे, उनका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। बट ये बात इतनी बताने की यहाँ आपको जरूरत पेपर में नहीं है, ये तो जस्ट मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई है। ये वाली चीज इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, एक तो ये लफ्ज इसमें मकसद है इस लफ्ज का, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर n आर इन द रेशो ऑफ दिस वन 6:33:110, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, एक तो इसमें n की वैल्यू निकालनी है, एंड द पोजीशन ऑफ टर्म्स, फिर ये पोजीशन ऑफ टर्म्स भी मांग रहा है। इस बात में मैं बाद में बहस करता हूं कि ये क्या चीज है। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं आपको बता लूं करना क्या है। वो कहता है कि इसकी एक्सपेंशन के अंदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट लेने, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट की ये रेशो, उनको कोफिशिएंट्स को इस रेशो के इक्वल करना है, उन कोफिशिएंट्स को, उनकी रेशोस को इस रेशो के इक्वल कर लेना है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, अब कौन सी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये नहीं मेंशन है, तो इसमें हम पर्टिकुलर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लें या जनरल कंसेक्यूटिव टर्म्स लें। स्टूडेंट्स, इसमें हम 3 कंसेक्यूटिव जनरल टर्म्स लेंगे, पर्टिकुलर नहीं लेंगे। इस बात को मैं आखिर में क्वेश्चन के एंड पे जरूर डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर से क्या मुराद है और वो क्यों नहीं ली, और जनरल से क्या मुराद और वो क्यों ले रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे आपको जनरल कंसेक्यूटिव नंबर बता लूं, कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है। कंसेक्यूटिव की उर्दू है यके बाद दीगरे, एक के साथ दूसरा, वेरी नेक्स्ट। कंसेक्यूटिव का ये मतलब है, मिसाल के तौर पे इन जनरल अगर आप एक कंसेक्यूटिव नंबर, एक नंबर x लेते हैं तो इससे अगला कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा वो x+1 है, नेचुरल नंबर। फिर उससे अगला कंसेक्यूटिव नंबर वेरी नेक्स्ट नंबर 1 x+2 है, यानी हर नंबर में 1 1 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बनते जाएंगे। तो यहाँ 3 कंसेक्यूटिव नंबर से ये मतलब है, लेकिन क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव टर्म्स कह रहा है, तो टर्म्स के लिए हम फिर ये चीज डिसाइड कर लेते हैं। TR एक टर्म है, TR+1 नेक्स्ट दूसरी टर्म है, TR+2 ये तीसरी कंसेक्यूटिव टर्म है। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है। बाज लोग इधर से R-1 भी ले लेते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर में भी एक x+1 और एक x-1 ले लेते हैं, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन अब मैं यूं कंटिन्यूज आगे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स यूं ही ले रहा हूं, TR+1 एंड TR+2, क्योंकि टर्म के नीचे R सबस्क्रिप्ट होता है ना, ये इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सबस्क्रिप्ट अगर कहूँ सब्सक्रिप्ट तो ये R और R+1 और R+2। हमने बच्चों यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स यही लेट की हैं, सपोज की हैं, और इनको हम निकालेंगे और इनके फिर कोफिशिएंट्स को, उनकी रेशो को इसके इक्वल करेंगे और n निकालेंगे। ये बेसिकली इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो आए क्वेश्चन का सलूशन शुरू करते हैं। मैंने पहले आइडिया दे दिया कि माइंड आपका बना लिया कि क्वेश्चन में करना क्या है। हेयर गिवन वैल्यू है ये 1 + x होल पावर n, तो इसके सामने आप बेशक ये a + b होल पावर n लिख लें। तो जब भी आप a, b और n डिसाइड करते हो तो सामने ये रीजन दे लो। तो इस लास्ट से n, a की वैल्यू 1 बनी, b की वैल्यू ये x बनी और n ही है। अब हमने सपोज कर ली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये सपोज 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ, इसकी एक्सपेंशन में कोई सी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है तो वो हमने ये लेट कर ली। अब हमने बच्चों ये पहले टर्म निकालनी है TR। अच्छा याद रखो, जब भी कोई टर्म निकालते हैं, ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई हुई है, कोई भी आप टर्म निकालते हैं तो R उससे हमेशा एक लेस लेते हैं। यानी यहां पे अब जो है 7 है ना टर्म के नीचे नंबर, तो हम R क्या लेंगे, R हम 6 लेंगे, इससे एक लेस। तो जो यहां नीचे नंबर होता है R, हम उससे हमेशा एक लेस करते हैं। अब यहां पे है पर्टिकुलर नंबर 7, तो हम R को 6 ले रहे हैं, लेकिन यहां T के साथ R है तो R हम इससे एक लेस R लेंगे। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ये मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन, जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन अपने लेक्चर में कराया, उसमें भी ये बात बताई है। ऐसे लिखना जरा सेंसिबल बात नहीं है।
यानी हम x को पुट कर रहे हैं x -1 के, नहीं। आप लोग तो सेंसिबल हैं, ये मैच्योरिटी वाली बात नहीं है। मैथ में ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी नंबर को, वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू पुट कर लें या इक्वल करके उधर हम पुट करें, नहीं, ऐसा नहीं है। रिप्लेस करना चाहिए। जब ऐसा सीन आए तो लफ्ज रिप्लेस लिख लिया करो, क्योंकि उसी वेरिएबल के साथ वही वेरिएबल हम उसमें पुट कर रहे होते हैं। तो फिर या तो एग्जैक्ट n इक्वल टू n है या r इक्वल टू n है, तो कोई मतलब मसला नहीं है, वो तो इक्वल ही होता है। लेकिन उसके साथ कोई और चीज हो तो या फार्मूला चेंज कर लो, लेटर्स चेंज कर लो, या फिर रिप्लेस का वर्ड यूज कर लो। ये बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई है। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये टर्म निकालनी है, तो इसके लिए r की जगह हम रिप्लेस करेंगे r-1, तो लफज लिखेंगे रिप्लेस। मैं एरो रिप्लेस की जगह, अप्रोचेस की जगह लिख रहा हूं, ये बात सेकेंड ईयर में आएगी, फिलहाल यहाँ रिप्लेस का लफज है। तो यही चीज देख लें, वी फाइंड देयर वैल्यूज, इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। सो फॉर टी आर वी रिप्लेस r विद r-1, या यूं लिख लो, या वो सिंबॉलिकली ऐसे अप्रोचेस टू, ये इसको छोड़ें, ये सेकेंड ईयर में चीज है, ये रिप्लेस का वर्ड ही यूज बेहतर है। इन जनरल टर्म फार्मूला, यानी इस फार्मूले में हम r की जगह क्या रिप्लेस करने लगे हैं, r-1। तो ये फार्मूला लिखा। अब जहां जहां r है इस फार्मूले में, जहां जहां r है इनकी जगह हम r-1 रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x और n की वैल्यू n इस फार्मूले में। तो a की जगह 1, b की जगह x और r की जगह ये r-1। तो ये देखिएगा आपको टी आर यानी rth टर्म मिल गई, टी आर ये मिल गया। 1 की कोई भी पावर हो तो उसको सिंप्लीफाई ना करें, वो ऐसे ही रहने दें। तो ये हमारे पास rth टर्म यानी इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए भी हम जनरल टर्म फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इसके लिए अब हम r क्या लेंगे, इससे एक लेस, इससे एक लेस। r की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, इससे एक लेस, तो r की जगह r ही रिप्लेस करेंगे। अब हम tr+1 निकालेंगे, तो tr+1 तो इटसेल्फ जनरल टर्म ही होती है। इसमें आप ये फार्मूला लिखकर रिप्लेस r विद r, ये वाली जो अभी बात मैंने की है वो ना भी लिखें तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि tr+1 ऑलरेडी इटसेल्फ जनरल टर्म है। तो इसकी जगह आप ये फार्मूला लिखकर आगे लिखें रिप्लेसिंग r विद r, तो भी ठीक है, वरना डायरेक्ट यही रहने दें तो भी कोई बात नहीं। तो इसमें ये जस्ट a और b की जगह आपने ये पुट करना है, 1 और b की जगह x और n की जगह n, तो ये आपके पास ये बन जाएगी। अब tr+2 के लिए भी सेम यही स्टोरी है। आपने बेटा ये 3 टर्म्स निकाल लिए। अब सवाल पर आए दोबारा, वो कहता है जो भी 3 कंसेक्टिव टर्म्स बनानी है या निकालनी है आपने, उनके कोफिशिएंट्स को इस रेशो में ले लें। अब कोफिशिएंट्स की तरतीब ना बदलना, चेंज ना करना, यानी पहले ये टर्म निकाली है तो इधर इस रेशो में इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर ये दूसरी टर्म, फिर ये तीसरी टर्म, यानी आपने जो यूं कंसेक्टिव टर्म्स ली हैं ये उसके लिहाज से ये रेशो है। तो पहली टर्म के अगेंस्ट ये रेशो, दूसरी टर्म के अगेंस्ट ये रेशो, तीसरी टर्म के अगेंस्ट ये रेशो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी पुट, ये चीज मैंने लिख ली है। यानी मेरा मकसद ये है कि इन रेशो को आप इनकी तरतीब को शफल ना करें, वरना ये भी फिर उस लिहाज से शफल करनी पड़ेंगी। इसलिए जैसे ये रेशो है, पहली टर्म की, दूसरी टर्म की, तीसरी टर्म का जो कोफिशिएंट निकाला है, इनको भी उसी तरतीब में रखेंगे और ये रेशो बना ली, इक्वल कर ली अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था। यहां पर आकर एक लम्हे के लिए रुकें बच्चों। आपने स्टूडेंट्स ये इस तरह के प्रॉब्लम अगर आप बुक निकालें और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पेज 184, एक लम्हे के लिए देखें, तो ये वही इसी तरह के ये सवाल भी है। ये रीजन नहीं पेपर में देनी, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा उधर आपका माइंड थोड़ा सा बनाने के लिए कि ये आपको ऐसे सवाल अब यहाँ से आगे आते हैं, तो दैट्स वाई मैंने ये चीज की है। उसके 4 पार्ट्स हैं, उन्हीं की तरह ये भी है, उस क्वेश्चन के 4 पार्ट। तो यहां से अब आगे इनको हमने सॉल्व करके बच्चों n की वैल्यू निकालनी है। एक तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो रिकॉल करें, जब ये चीज होती थी तो पहली 2 रेशोज को इधर पहली 2 रेशो के इक्वल कर लिया, फिर अगली 2 रेशोज को अगली 2 रेशोज के इक्वल कर लिया। अब इन 2 को सॉल्व करके n निकालेंगे हम। तो फर्ज कर लो आप इक्वेशन ए को सॉल्व करते हो, तो आप रिकॉल करें a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d अगर हो
तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं और इन दो को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहां पर आकर बच्चों आपको NCR का फार्मूला लगाना है, तो साइड पर ये रीजन देनी है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरह से आप देखें उन क्वेश्चन में ना ये चीज ऐसे NCR की फॉर्म में थी, यहां हम यही नोटेशन जो है ये वाली इस सेंस में बना रहे हैं, तो इसमें या इसमें सिंबॉलिकली कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो ये जो है सिंबॉलिकली अलग है लेकिन मकसद दोनों का एक है। तो ये अब इनके ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया, यहां चाहे तो ये काट भी सकते हैं, लेकिन इधर अगर नहीं कैंसिल करेंगे, ये 3 पे कट रहा है तो आगे फिर 3 कॉमन लेना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। तो इस पे ऊपर लगाया मैंने फार्मूला n फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो इनका बेटा अगर आप डिफरेंस देखें ना इन दो का, n माइनस r माइनस 1, तो वो बनना है n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ना, इसलिए ये डायरेक्ट आप कर लें। सिमिलरली नीचे भी ये n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू दिस। अब बच्चों ये लॉन्ग में आता है, क्वेश्चन 9 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये अब यहाँ पे मेरी मजबूरी है कि अब मुझे यहाँ से अब ये मिटाना पड़ेगा सवाल और यहाँ से आगे फिर दोबारा इधर कंटिन्यू करना है, लेकिन यहाँ पे रोककर सुन लें बात को। करना क्या था इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अब आगे मिटाना पड़ रहा है, मजबूरी है। करना क्या है, इसकी कोई सी 3 कंसेक्टिव टर्म्स लेकर उनको फाइंड आउट करके उनके जो कॉफिशिएंट्स होंगे, ये वाले कॉफिशिएंट, एक ये कॉफिशिएंट, एक ये कॉफिशिएंट, एक ये कॉफिशिएंट, इन कॉफिशिएंट्स को रेशो में लिखकर आगे वो रेशो लेनी है। लेकिन पहला कॉफिशिएंट शुरू वाला लिखा तो इधर 6, दूसरा कॉफिशिएंट और तीसरा, ये तरतीब उसी तरह रखनी है जैसे आपने ये नाम दिए, तो तरतीब भी उसी तरह से रखनी है। और ये यहां से अब 2 इक्वेशनें बननी है, ये अभी एक बनेगी इक्वेशन, इससे एक इक्वेशन बनेगी और इससे एक दूसरी इक्वेशन बनेगी। उन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करके एक तो निकालेंगे n, और ये दूसरी चीज उसने क्या मांगी है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने इस पर एंड पे डिस्कशन करनी है। और फिर मैंने ये भी आपको बताना है कि हम पर्टिकुलर टर्म्स क्यों नहीं ले रहे, जनरल कंसेक्टिव टर्म्स क्यों लिए, ये मैंने बताना है इंशाल्लाह आपको। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सलूशन काफी लेंथी है, इसमें आप ये देख सकते हैं काफी लेंथी हो रहा है ये। इससे आगे जो है यहां मैंने स्टेटमेंट को नहीं मिटाया क्योंकि मैंने एंड पे इस पे डिस्कशन करनी है। तो यहां से नेक्स्ट इसका ये वाला हिस्सा है, ये और ये प्लीज देखिएगा, ये स्टेप ये वाली यहां से आगे ये है, इसको मैंने एज इट इज लिखा, ये डिनोमिनेटर में जो सारी चीज है इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा के यहां पे ये लिखा है, और सामने ये 6/33 एज इट इज, इसको अगले स्टेप में मैं कैंसिल करने लगा हूं। अब यहां पे देखें ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया। अब यहां जो भी ऊपर वैल्यूज बची हैं और नीचे वैल्यूज बची हैं, जरा इनका आपस में कनेक्शन देखें। कनेक्शन से क्या मुराद है, ये देखो जैसे r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल है, मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूं ऊपर नीचे, और इन 2 को इकट्ठा कर रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा, मैं बच्चों जैसे अक्सर पार्ट्स में ये बताता हूं कि जब भी ऊपर नीचे फैक्टोरियल हो तो हम बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे दरअसल ये r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, इनका इसी तरह का आपस में कनेक्शन बन रहा है, और सिमिलरली इन 2 का आपस में बन रहा है। अगर आप ये यूं स्टेप ना भी करें तो ये दोनों ऊपर रहने दें, ये दोनों नीचे रहने दें, फिर आपको वही चीज देखनी पड़ेगी कि ऊपर नीचे कौन सी ऐसी छोटी बड़ी वैल्यूज हैं, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू तक ले जाकर हम फैक्टोरियल को एक एक कम करते जाते हैं और फिर उससे कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 9 फैक्टोरियल है, इसको मैं लिखूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, उसको काट दूंगा। सिमिलरली ये देखो r फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तक ले जाना है कैंसिल करने के लिए। और इन दोनों का कनेक्शन देखें तो ये बड़ी वैल्यू है n माइनस r प्लस 1, अब इससे एक काम करें, n माइनस r में से एक काम करें, n माइनस r फैक्टोरियल। ये बच्चों इससे काट रही है वैल्यू और ये इससे काट रही है। ऊपर वैल्यू बनी हमारे पास बची r वैल्यू और नीचे n माइनस r प्लस 1, सामने ये मैंने काट दिया 3 पर। इसको ना भी काटें तो बाद में 3 पर पूरी इक्वेशन को कैंसिल करना पड़ेगा, अभी काट दें तो यहीं पे आसानी हो जाएगी। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें,
इनको इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो हमारे पास एक ये टर्म बन गई है। हमें बच्चों करना क्या है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो अब आगे इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ, बिल्कुल इन्हीं वर्डिंग जो ये यहाँ पे मैंने की है। ये इधर से ये कट जाएगा, ये 11 पे 11 3 जार 3 11 10 जार 110, तो ये इसी तरह से इन पे भी ये फार्मूला लगाया NCR का, फिर इनको आपस में कैंसिल कर लिया, फिर इनका कनेक्शन देखें और ऊपर नीचे आपस में मिलती जुलती वैल्यूज को, ये एक दूसरे से बड़ी वैल्यू और ये एक दूसरे से बड़ी वैल्यू है, फिर बड़ी वैल्यू को ये बड़ी है, इसको एक स्टेप डाउन करना है। लेकिन यहाँ पे आकर फिर मैं अब वो हिस्सा मिटाऊंगा, लेकिन मैं उस तक फिर रिपीट करूंगा कि हमें 3 कंसेक्टिव टर्म्स के कोफिशिएंट लेकर उनको इसके इक्वल रखना है। अब मैं वो मिटाने लगा हूं क्योंकि मैंने एंड पे फिर जो है मजबूरी है मेरी इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अब मैं मिटा के इसका आगे कंटिन्यू हिस्सा यहाँ लिखता हूँ। ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से आगे बच्चों फिर वही चीज आपने इसको एक्सपेंड करना है, इसको आपने इसको ब्रेक करना है आर फैक्टोरियल तक, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल काटने के लिए, और इधर ये बड़ी रकम है इसको इस तक ब्रेक करना है। ये स्टेप हो गया, ये आपस में कट गई वैल्यूज और ये बच्चों आपस में कट गई, हमारे पास ये फाइनल वैल्यू बनी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर ये आर की वैल्यूज को कनेक्ट इकट्ठा करें, एक साथ करें, तो ये सेकंड इक्वेशन यानी ये इक्वेशन डी बन गई। एक इस तरह की ये इक्वेशन सी बनी थी और एक ये डी बनी है। इनको अब हमने सॉल्विंग साइमल्टेनियसली करके n की वैल्यू निकालनी। तो ये देखें ना 13r, इधर भी माइनस है, इधर भी -13r है, तो इसलिए अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सी डी लिखकर सब्ट्रैक्टिंग लफज लिखकर इनका मैं साइन चेंज करूंगा, ये सब्ट्रैक्टिंग लफज है। अब यहां से देखें ये -n और इधर -12 बना, तो माइनस माइनस से कैंसिल होकर n की वैल्यू 12 बन गई। और क्या निकालना है बच्चों, सुन लें। अब यहां पे ये लफज है पोजीशन ऑफ टर्म्स। बच्चों आप मेरा अगर लेक्चर अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला अगर आपने सुना होगा, तो जब मैं उधर ये जनरल टर्म फार्मूला लिखता था तो मैं साथ ये कहता था कि ये n क्या चीज है। n के लिए मैं 2-3 तरह के लफज बोलता था। n इज नंबर ऑफ टर्म, n हमें टर्म का एड्रेस बताता है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, n इज टर्म नंबर, और n हमें टर्म की पोजीशन भी बताता था। ये मैंने टिपिकली वहां पे भी लफज बोला था, मुझे पता था कि इधर भी मुझे इससे कनेक्ट करना है। तो बच्चों n जो है उधर अर्थमेटिक सीक्वेंस में ये जो नीचे n है ये हमें टर्म की पोजीशन बताता है, ये हमें टर्म का नंबर बताता है। मसलन n को मैं 7 लिखूं तो A7 का मतलब है 7वीं टर्म, यानी 7वें नंबर पर क्या टर्म पड़ी है ये उसकी पोजीशन बताता है। फिर उस टर्म की जो वैल्यू आती थी वो एक अलग सीन है, बट n यहाँ पे पोजीशन बताता है। और जनरल टर्म फार्मूले में जो हम TR+1 का फार्मूला लगाते हैं उसमें r हमें पोजीशन ऑफ टर्म बताता है। ये नीचे जो इंडेक्स होता है, सबस्क्रिप्ट कह लें इसको, नीचे ये जो सबस्क्रिप्ट होता है ये हमें पोजीशन ऑफ टर्म बताता है। दैट्स वाई इस सवाल में ये बात छुपी पड़ी है कि उसने कहा है आर भी निकालें, वरना बात इधर ही मुक जाती, खत्म हो जाती। हमें इस सवाल में आर भी निकालना है। आर निकाल कर फिर हमें टर्म्स की पोजीशंस बतानी है कि आर की के इस वैल्यू के साथ टर्म जो हमने लेट की थी कंसेक्टिव टर्म्स, ये कितनी कितनी टर्म बन रही हैं, यानी ये कौन कौन सा उनका नंबर बन रहा है। तो अब ये बात इसमें छुपी पड़ी है कि आर भी निकालना है। उसने सीधा सीधा नहीं बोला, उसने आर नहीं बोला, उसने टर्म का पोजीशन ऑफ टर्म लफज के अंदर मतलब आर को छुपा दिया। तो अब हमने आर निकालना है। दैट्स वाई एन की इस वैल्यू को चाहे सी में या डी में किसी में पुट कर लो, तो मैंने सी में पुट करके आर निकाल दिया। लेकिन सिर्फ आर तक नहीं बात मुकती, आर की इस वैल्यू पर हमने जो खुद टर्म्स लेट की थी जनरल टर्म्स, उनको आर, उनके अंदर आर की वैल्यू पुट करके टर्म्स की पोजीशंस भी बता दी। यानी जो हमने कंसेक्टिव टर्म्स लेट की थी वो ये बन रही हैं T2, T3, T4, यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है उनकी अगर आप रेशो लो तो ये चीज बनेगी इसके अंदर। यानी इसके अंदर आपने n की वैल्यू, ये वाली जो n की वैल्यू आई है 12, वो पुट करें तो ये बनेगी 1 + x होल पावर
12। फिर आपने यहाँ से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालें खुद से। ये वैसे एक्स्ट्रा बात है, ये आपने करने की नहीं ज़रूरत, मैं सिर्फ आपके नॉलेज में ये बात ला रहा हूँ। आपने यहाँ से फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये जो जनरल टर्म फार्मूला है TR+1, इस फार्मूले से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालें। उन वैल्यूज के साथ फिर जो उनके कोफिशिएंट्स आएंगे, उन कोफिशिएंट्स की अगर आप रेशो देखो, कोफिशिएंट्स की रेशो, तो वो ये रेशो बनेगी। आप चेक कर लेना, ये ऐसे ही होगा। अब मैं आपको बच्चों वो शुरू वाली बात बताता हूं कि हम यहाँ पर्टिकुलर टर्म्स क्यों नहीं, शुरू में ही हम थ्री जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं वो हम पर्टिकुलर टर्म्स क्यों नहीं ले रहे हैं, जनरल टर्म क्यों ली। पर्टिकुलर टर्म से मुराद हम शुरू में ही T7, T8 और T9 ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स ले लें, तो ऐसा नहीं हम कर सकते। ये 9, T7, T8, T9, ये हम पर्टिकुलर टर्म ले लें। शुरू में ही हमने जनरल टर्म क्यों ली थी, यानी TR+1 एंड TR+2, हमने ये जनरल टर्म्स क्यों ली थी, हमने ये पर्टिकुलर टर्म क्यों नहीं ले सकते। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाली तीन टर्म्स जो हैं इनके कोफिशिएंट वो इस रेशो में बनेंगे या इस कंडीशन पर पूरा उतरे होंगे, ऐसा नहीं कर सकते। पहले हमने हमेशा जनरल टर्म्स ही लेनी होती हैं और उन जनरल टर्म्स को निकालकर उनके कोफिशिएंट्स को इन कंडीशन पर इम्पोज कर लेते हैं, यानी उनके कोफिशिएंट्स पर ये कंडीशन लगाकर फिर n और r निकालते हैं। और वो n और r ये वाले जो हैं, ये ऐसे n और r होते हैं जो इस कंडीशन के लगाने के बाद मिले होते हैं। वो फिर ज़रूर इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी वो n की वैल्यू आप इसमें पुट करें तो ये 1 + x होल पावर 12, फिर इससे आप ये सेकंड और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालें, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कह रहा हूं, और आप चेक कर लें वो कोफिशिएंट जो बनेंगे इनके, वो फिर जरूर इस रेशो में या इस कंडीशन पर पूरा उतर रहे होंगे। अक्सर बच्चों आपने देखा, पहले भी किया होगा, मुमकिन है कि फर्ज कर लो कोई आपको ऐसे सवाल आए थे मैट्रिक में या छोटी क्लासेस में उससे पहले, कि फर्ज कर लो फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स हुज सम इज 110 एंड हुज प्रोडक्ट इज 230, इस तरह से होते थे। तो हम पहले से ही वो नंबर डिसाइड नहीं कर लेते थे, उसमें हम क्या करते थे, लेट कंसेक्टिव नंबर्स आर x, x1, फिर इन नंबर्स पर वो गिवन कंडीशन इंपोज कर लेते थे और उन कंडीशंस के मुताबिक जो आपको x मिलता था उस x के मुताबिक ये फिर नंबर बना लेते थे। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमने पहले जनरल टर्म लेट करके इन जनरल टर्म पर ये कंडीशन जो क्वेश्चन किए हैं, यानी इनके कोफिशिएंट निकालकर ये कंडीशन लगाई और इस कंडीशन के बाद जो आपको NR मिल रहे हैं उसके मुताबिक फिर हमने वो पर्टिकुलर या स्पेशल टर्म्स भी निकालनी, उनकी पोजीशन भी बता रही। हम पहले से पर्टिकुलर टर्म्स कोई भी इस तरह से नहीं कर सकते, ले सकते, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके कोफिशिएंट की ये रेशो बन रही हो।